सेवा इंटरनेशनल उत्तराखंड द्वारा आयोजित हिंद संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्री सुरेश गेरोला जी, श्री अमर जैन जी, श्री प्रकाश शर्मा जी, मोहन राठौर जी और अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक सेवा इंटरनेशनल श्री श्याम ब्रांडे जी, पर्यावरण भारती के अखिल भारतीय संरक्षक श्री गोपाल आर्या जी, हमारे ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष मेरे सहयोगी श्री शरद सिंह नेगी जी, डॉक्टर छामा मैत्रे पद्मश्री जिनमिशन से अभी जिनको सम्मानित किया गया पद्म अवार्ड से हमारे श्री कल्याण सिंह रावत जी और सभी उपस्थित महानुभाव मीडिया के साथी, सबसे पहले तो जो मेहमान हमारे आए हैं उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर ये संवाद आज शुरू हुआ है और कल तक ये रहने वाला है। अभी तक जिन विद्वज्जनों ने यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कही, लेकिन सूत्र मिले हैं और सूत्र जुड़े हैं अतीत से कि कहाँ हम थे, कहाँ हम हैं और कहाँ हमको जाना है। मैं समझता हूँ कि ये जो संवाद कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, हिमालयी राज्यों के लिए, न केवल उत्तराखंड बल्कि सभी हिमालयी राज्य और यहाँ पर नेपाल से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, सभी के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। उत्तराखंड की बात मैं करना चाहूँगा क्योंकि जितने भी हिमालयी राज्य हैं लगभग सबकी प्रकृति एक जैसी है, चाहे मानव प्रकृति हो और चाहे हमारी ज्योग्राफिकल हो या क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, लगभग मिलती जुलती हैं। और अभी पिछले दिनों एक हिमालयन कॉन्क्लेव हमने मसूरी में किया था और उसमें तमाम नीति आयोग से, फाइनेंस कमीशन से, हमारे सेंट्रल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तमाम लोगों को हमने उसमें आमंत्रित किया था और एक ड्राफ्ट हमने भारत सरकार को सौंपा था। मुझे थोड़ा हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि भारत सरकार जो हमारे जितने भी हिमालयी राज्य हैं और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए क्षेत्र हैं, उनके लिए विशेष नीति पर विचार कर रही है। और ये मैं समझता हूँ कि हिमालयी राज्यों की एक जो लंबे समय से जो हम लोगों का एक विचार चल रहा था, जो हम लोग सोच रहे थे, आज वो परिणाम की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। भारत सरकार ने जो सीमांत क्षेत्र हैं और जो हमारा जो बात आ रही है कि हम लोग पानी देते हैं, लगभग 75% जो जल का भंडार है वो हिमालय में है और यहाँ पर तमाम जो सोर्स है हमारे पानी के, वो धीरे धीरे उनमें कमी आ रही है। मैं तो कई बार अपने लोगों से कहता हूँ, जब मैं चर्चा करता हूँ, मैंने कहा मेरे गाँव के राजस्व रिकॉर्ड में 47 पानी के सोर्स थे, आज 7-8 रह गए। मैं कोसी की बात करता हूँ कि कोसी में कभी 48 सोर्स थे, आज वहां पर 8-9 सोर्स रह गए और कब खतरे में पड़ जाए ये नदियां कुछ नहीं कह सकते। बहुत डेंजर स्थिति में है, खतरे की निशानी तक पहुंच चुके हैं और राज्य ने उस दिशा में प्रयास किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मार्च के महीने में हमने शपथ ली थी और मई 25 हमने जल संरक्षण दिवस के रूप में उसकी शुरुआत की और हमने प्रदेश वासियों से एक अपील की कि आप अपने जो सिस्टम है हमारा, हम अगर उसमें 1 लीटर की पानी की बोतल पानी भरकर डाल दें या 1 ईंट उसमें डाल दें तो हम एक बार में 1 लीटर पानी बचा सकते हैं। और हमने एक एसेस किया था कि राज्य में 20 लाख के करीब
टॉयलेट्स हैं, एक अनुमान किया था उससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन हमने कहा अगर प्रदेशवासियों के सामने एक बात रखी कि अगर हम सब लोग इस काम को करते हैं 1 करोड़ लीटर पानी एक दिन में बचा सकते हैं। अब ये ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका था कि हम पानी की ओर हमारा ध्यान जाए, पानी एक एक बूंद पानी को बचाना चाहिए, उस ओर एक कोशिश हम लोगों ने की। और फिर रिस्पना टू ऋषिपर्णा देहरादून में, ऋषिपर्णा इसलिए कि जब उसको ऋषिपर्णा बोला जाता था तब उसमें पानी था, और इसलिए हमने को रिस्पना टू ऋषिपर्णा एक अभियान हमने शुरू किया। ऐसे कोसी नदी पर हमने 13,000 लोगों के सहयोग से 1 घंटे में 1,67,000 पौधे पहले वर्ष में रोपे, और दूसरे वर्ष में 1 घंटे में 2,24,000 पौधे कोशी में रोपे गए। भारत सरकार ने इसके लिए हमको सम्मानित भी किया है। इस तरह से हर जिले में हमने अपने जिलाधिकारी से करें, मैं बहुत संक्षिप्त कह रहा हूँ, इसलिए एक प्रयास किया कि लोगों का ध्यान सतत उस दिशा में जाए। इस बार हमारी एक कोशिश है कि जो हरेला पर्व होता है उत्तराखंड में 16 जुलाई को, उस दिन हम पूरे राज्य में एक साथ जितना वृक्षारोपण करना है एक साथ है, क्योंकि वृक्ष अगर हम अगस्त जुलाई में शुरू करते हैं, अगस्त सितंबर तक पानी भी कम मिलता है तो पौधे मोर्टिलिटी बढ़ जाती है। अगर हमने 16 जुलाई को पूरा राज्य में वृक्षारोपण कर लिया तो 2 महीने में पर्याप्त पानी पौधों को मिलेगा और पौधों की जो मोर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। हमने इन नदियों में देखा कि 90% पौधे हमारे टिक गए, एक बड़ी उपलब्धि थी। और इसलिए जनता का ध्यान, आम आदमी का ध्यान ये पानी की ओर जाए, और पानी हमने कहा पानी से वृक्ष नहीं है, वृक्षों से पानी है, और इसलिए अगर हम पानी चाहते हैं तो उसके लिए सघन वृक्षारोपण ये जरूरी है। दूसरी बात, जो पलायन की बात है, अभी नेगी जी हमारे बैठे हैं, उनका विषय होगा, इस पर बातचीत रखेंगे, लेकिन हमने पलायन के कारणों के तह तक जाने की कोशिश की, और 3 जिलों में हर गांव की हम लोगों के पास आज स्टडी उपलब्ध है। हर चीज एक चीज हमारे पास आज उपलब्ध है। और अभी मैंने कहा, अभी जो हम लोग बैठे थे कि 6 महीने के अंदर जो हमारे 10 जिले और हैं उनकी भी एक गांव की स्टडी हमारे पास आ जानी चाहिए। उसके लिए हैंड से बढ़ाने तो हैंड से बढ़ाइए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हम उसको लंबा नहीं खींच सकते, हमको बहुत जल्दी इसका अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो 3 चीजें सामने आई हैं, पलायन का कारण क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 कारण मोटे मोटे जो सामने आए हैं वो एक बड़ा कारण। जो आपने कहा कि आकांक्षा के कारण भी पलायन होता है, वह सच है, इस कारण भी होता है, लेकिन मजबूरी में पलायन नहीं होना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और इसलिए हमने कोशिश की गाँवों में कि एजुकेशन की क्वालिटी सुधरे, उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये बात सच है, लेकिन हमने स्कूलों का क्लबिंग किया। हमने उधम सिंह नगर जिले में 1100 कुछ स्कूलों को हमने 528 स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया, आधा ही कर दिया स्कूल, और उनको अगर व्हीकल दे दिया उन बच्चों को वहां पर लाना पड़ा, वहां पर स्मार्ट क्लास दे दी, कलर कल्चर दे दिया स्कूल को, और जहां पर 3 अध्यापक थे वहां पर आज 5 या 6 अध्यापक थे। ऐसे हमने 7 से स्कूल पहाड़ों में भी कम किए हैं। कारण अब कोई बोलेगा कम करने साथ क्या उपलब्धि कर दी, तो उसके पीछे मकसद यही है कि हम क्वालिटी दें स्कूल में। अध्यापक 5 क्लास है, 6 अध्यापक हमारे रहना चाहिए, हम उनको अध्यापक ज्यादा दें, हम बच्चों को बिल्डिंग की बजाय अच्छे क्लासरूम दें, अच्छे क्लासरूम हम बच्चों को दें, उनको हम स्मार्ट क्लास दें। इस समय हमने अपने 1200 स्कूल हमारे पास इंटर कॉलेज हैं, उनमें से 500 हमारे स्मार्ट क्लासेस हम दे चुके हैं, और 700 पर काम चल रहा है। आने वाले 5-6 महीनों में हमारे 1200 स्कूल एक स्मार्ट क्लास से युक्त हो जाएंगे। जो आईटी की बात आ रही है, टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, ये देखने में अनुभव ये आ रहा है कि जहां पर स्मार्ट क्लासरूम पर बच्चों की रुचि पढ़ने में बढ़ रही है। और ये दूसरी चीज की शिक्षा अच्छी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से टेली मेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी, देश में उत्तराखंड पहला नंबर 1 का राज्य है जहां पर हमने टेली मेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी पर काफी फोकस किया, और टिहरी जिले में तो 40 डिस्पेंसरी को हमने टेली मेडिसिन से जोड़ा है। ऐसे 45 हमारे जो बड़े अस्पताल हैं
45-46 अस्पताल हैं जिनको हमने टेली मेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी शुरू की। एक कार्डियोलॉजी के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन कार्डियोलॉजी का भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं आया है। ऐसे टेली पैथोलॉजी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से हमने एक नई परिकल्पना आज प्रदेश में की है, रूरल ग्रोथ सेंटर की, और 82 ग्रोथ सेंटर पर हमारा काम चल रहा है। हमारी कोशिश हर न्याय पंचायत में एक ग्रोथ सेंटर होना चाहिए। ग्रोथ सेंटर क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, मुझे ही अपने अधिकारी को समझाने में बहुत समय लगा समझाने में, और अब सब कहते हैं कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। रूरल ग्रोथ जो सेंटर की जो परिकल्पना है कि क्या जो लोकल हमारे पास डिमांड है, उस डिमांड को वहीं से पूरा करें। सब्जी है, हम डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं इतनी सब्जी पैदा करते कि हम अपने जिले में सब्जी पूरी कर लेंगे। बच्चों की स्कूल ड्रेस है, हम सहारनपुर से क्यों आए, हम अपने यहाँ लोकल लोगों से, हमारी महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं गांव में रहती हैं, हम उनसे केस सिलवा करके क्यों नहीं हम अपने स्कूलों में हम उनको कर सकते हैं। पुलिस की ड्रेस है, फॉरेस्ट की ड्रेस है, डॉक्टर्स की, नर्सेज की ड्रेस है, जहां जहां भी ड्रेस कोड है, हम वहां के लिए वहां से हम पैदा करें। कहीं पर बहुत अच्छी क्लाइमेट है, वहां पर हम हनी का ग्रोथ सेंटर बना सकते हैं। कहीं पर पानी बहुत अच्छा है, हमने 3 क्लस्टर मछली के बनाए हैं, फिशरीज के, और 10 टन वार्षिक के प्रोडक्शन के बनाए हैं, जो ट्राउट फिश है उसके लिए। ऐसे कहीं पर हमने जो लोकल अनाज बहुत अच्छा होता है, दालें बहुत अच्छी होती है, तो दाल का ग्रोथ सेंटर हो गया। इस ढंग से अलग अलग चीजें जो है उसको हम लोगों ने अभी 82 पर हमारा काम चल रहा है, और कोशिश है कि 670 ग्रोथ सेंटर, हमारी 670 न्याय पंचायत है, तो 670 न्याय पंचायतों में हम ऐसे सेंटर बनाए कि जहां पर एक तो लोकल आपूर्ति हो, दूसरा जो वहां पर हम पैदा कर रहे हैं अपने खेतों में उसको हम प्रोसेस कर सके, उसकी पैकेजिंग कर सकते, ब्रांडिंग कर सके, और वहां पर हम क्या कर सकते हैं। एक हमारे पास नेचुरल कुछ चीजें हैं जो प्रकृति से हमको मिल रहे हैं। ब्रास का फूल हमारे पास बहुत है, हमारे पास ब्राह्मणी बहुत है, हमारे पास आंवला बहुत है जंगलों में, तो हम उसको ब्रांड करके उसका इस्तेमाल करें। हमारे पास ये ऊल है पुराना, जो हमारी भेड़ है, जो रफ ऊल जिसको हम कहते हैं, उसका हम क्या बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज लोग करने लगे हैं, जैसे आज योगा चप्पल बन रही है, तो उसके नीचे तो विमल लग रहा है, ऊपर तो उसको वो दे दिया, उलट का लगा दिया, तो उसका वैल्यू एडिशन हो गया, और काश्तकार को नहीं तो वो ऊल ऐसे ही पड़ा रहता था, क्योंकि आज जब विदेशों से बहुत अच्छी किस्म की ऊल आ रही है तो वहाँ पर ऊल टिक नहीं पाती थी। आज उसका इस्तेमाल होने लग गया, और इतना प्रोडक्शन भी हमारे पास नहीं है उसका, तो हम उसका वैल्यू एडिशन हो गया, उसका माल बिक गया, और वहाँ पर जो उसको प्रोसेस कर रहा है उसको रोजगार मिल गया। ये तो रोजगार के दृष्टि जो हमने किया। तीसरी चीज जो बात आई सर्विस सेक्टर की, वाला जी ने आपने बताया कि बात उठाई, यहाँ पर हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, इस पर हम लोगों का काम चल रहा है। हमने उसके लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को 50-50 लाख रुपया उसके डीपीआर, लेकिन जिलों में देखने में आया कि जिले अभी सक्षम नहीं है तो उसके डीपीआर बना सके, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स को हमने हायर किया है, और कुछ प्राइवेट्स को हम उसमें, प्राइवेट पार्टीज को हमने उसमें काम में लगाया है। टिहरी डेस्टिनेशन हमारा डिक्लेरेशन के बाद ही उसमें इतना फुटफॉल बढ़ गया है। अभी टिहरी लेक फेस्टिवल हमने शुरू किया। मैंने एक कोशिश की, मैंने कहा कुछ बाहर के लोग, विदेश के लोग यहाँ पर आना चाहिए, और प्रयास पूर्वक हमने थोड़ा उस पर खर्चा वर्चा भी किया। पिछली बार हम लोग उसमें 24 देशों के लोग उसमें आए, टिहरी महोत्सव में आए। वहाँ पर रविवार कार्यक्रम किया हमने, अपने जो उत्तराखंड के जो प्रमुख हस्तियां हैं हमने सबको वहाँ पर बुलाया, वहाँ पर एक रविवार कार्यक्रम किया कि सबका ध्यान रख जाए। हमने जो पर्यटन की नीति बनाई, हमने टिहरी झील में बोट पर बैठकर बनाई, वहीं पर हमने डिक्लेयर किया। वो बड़ा एक हाइप देने के लिए उस स्टेशन को, उस नए डेस्टिनेशन को हाइप देने के लिए हमने काम किया। चित्तौड़गढ़ में हम लोग ट्यूलिप गार्डन बना रहे हैं, और ये 50 हेक्टेयर का होगा। अभी भारत में 4 हेक्टेयर से बड़ा ट्यूलिप गार्डन नहीं है। ये 50 हेक्टेयर में हम ट्यूलिप गार्डन डेवलप कर रहे हैं। ये ट्यूलिप गार्डन जिसमें डेवलप हो जाएगा तो दुनिया के लोग, एयरपोर्ट बिल्कुल नजदीक है, तो दुनिया के लोग ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए आएंगे। उसके साथ वहाँ पर और चीजें भी धीरे धीरे, और जब टूरिस्ट वहाँ पर आएगा तो धारचूला भी जाएगा, वो बागेश्वर ऊपर और आगे पंचाचूली तक जाने की कोशिश करेगा, वो चंपावत की तरफ जाएगा, वो कटारमल की तरफ जाने का प्रयास करेगा। नया जगह सबको चाहिए। ऐसे हमने उधम सिंह नगर में गौर किया,
और बौर में आज पर डे 2000 का फुटबॉल शुरू हो गया है। वहां पर हमने वाटर स्पोर्ट्स के लिए शुरू किया और जब हमने वहां पर बुलाए और जो हमारी देश की जो महिला है उसको 3rd पोजीशन मिला ओलंपिक में, वो जब वहां पर आई मुझे कहा देश में ऐसी वाटर बॉडी कहीं नहीं है, इतनी खूबसूरती है, चारों तरफ जो खूबसूरती है, नेचर में जो खूबसूरती दी है वो कहीं नहीं है। इसी तरह से सतपुली में हमें एक झील के लिए हमारा पैसा स्वीकृत हो गया, लगभग 100 करोड़ रुपया उसको लगेगा। ऐसे गैरसैंण में हम झील बना रहे हैं, पौड़ी में, लोली में हम झील बना रहे हैं, कोसी अल्मोड़ा में झील बनकर तैयार हो गई, देहरादून में सौंग बना रहे हैं हम। सौंग आज देहरादून का पानी लगभग 15 मीटर नीचे चला गया है। और जो हमने अभी इस पर स्टडी की, IIT रुड़की ने ही इस पर हमको स्टडी करके दिया, जो हमारा ये जो रिश्तना के जो पुनर्जीवन के लिए हम काम कर रहे हैं, 15 साल में ये अनुमान है कि 15 साल में ये पानी 15 मीटर ऊपर आ जाएगा। सौंग बांध बन जाने के बाद जो देहरादून की लगभग 15 लाख की पॉपुलेशन है देहरादून और सराउंडिंग की, ये ग्रेविटी वाटर पर आ जाएगी। तो ये वाटर टेबल जो है स्वाभाविक रूप से यहाँ के जो पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी उसके सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे। ऐसी गैरसैंण झील है, ऐसी पिथौरागढ़ में थर झील पर हमारा काम चालू हो गया, ऐसी वहाँ की कोली ढेक झील हमारी लगभग चंपावत की तैयार हो गई है। ऐसी हमने एक बहुत अल्मोड़ा जिले में एक और है द्वारा हाट के पास, उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए मैंने अभी दिया है। ऐसी जगह जगह पर हमारी कोशिश है कि जो वर्षा जल, इस वर्षा जल को संचय करके, एक तो वहां पर उसके कारण पर्यटन विकसित होगा, उसमें एक्वाकल्चर विकसित होगा और सबसे बड़ी चीज है कि रिचार्ज बढ़ेगा। जो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पानी 1700 ml पानी उत्तराखंड में औसत बरसता है और उसका 0.5% भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर 5% पानी अगर हमने रोक लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। पिछली बार कुंभ हुआ इलाहाबाद में, तो योगी जी कहने लगे बहुत साफ पानी है। मैंने कहा साहब 8 मीटर पानी बढ़ाया टिहरी झील का, तब आपको साफ पानी नहाने को मिल रहा है। लोग कई बार बड़ी आलोचना करते हैं साहब की टिहरी बांध, कुछ लोग इतने अतिवादी है कि टिहरी बांध को सब उड़ा देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं थी। हमने कहा, लोगों ने जब टिहरी जब 2013-14 की बाढ़ आई तो लोगों तरह तरह के सवाल उठाए, साहब टिहरी बांध हो गया, मैंने नहीं होता तो फिर कल्पना करो फिर क्या होता। बस्ता ऋषिकेश, बस्ता हरिद्वार और गंगा के किनारे कहां कहां तक साफ हो जाता। अगर टिहरी 835 तक पानी नहीं झेलता तो क्या बच जाता? कुछ भी नहीं बचता। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हम पानी का संचय करके, मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहा, अभी कानपुर में बैठक हुई थी कि हमारे जो सेक्रेटरी है भारत सरकार के, उन्होंने कहा साहब वजीराबाद से तो यमुना में पानी है ही नहीं, नाला है। बोले इसमें क्या हो सकता है? हमने कहा बताते हैं आपको, आप तुरंत आप लखवाड़ डैम बना दीजिए, किसाऊ डैम बना दीजिए और रेगुलेट करके पानी छोड़ते रहिए, आपकी यमुना में पानी बहता रहेगा, यमुना साफ हो जाएगी। 10-10, 5-5 किलोमीटर की और झीलें बना दीजिए, दो तरफ से पहाड़, एक दीवार खड़ी करनी है, 500-700, 2,000-5,000 करोड़ में खर्च होगा, सारी नदियों में पानी हो जाएगा। राजस्थान जो रेगिस्तान बना हुआ है, हरियाणा जहाँ पानी की कमी है, यूपी में जहाँ पानी की कमी है, पूरे पानी की आपूर्ति हो जाएगी, सबको सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, अपने आप हरा भरा हो जाएगा, पानी बहता रहेगा तो नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी। पानी नहीं है इसलिए तो यमुना जी ने आचमन की भी इच्छा नहीं होती है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हम उत्तराखंड का जल, जो बात आती है कि खेत का पानी खेत में रोकने की जो बात आती है, गांव का पानी गांव में रोकने की बात आती है, उस दिशा में हम लोग पानी पर हमने विशेष प्रयास किया है। वृक्षारोपण पर हम विशेष प्रयास कर रहे हैं, ग्रोथ सेंटर के माध्यम से हम रोजगार पर हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि पहाड़ों के में पलायन रुके, ये इससे बेहतर मेरे को अभी तक कोई समाधान समझ में नहीं आया है और कोई समाधान हो तो मैं जरूर आपसे कहूंगा। पर यहाँ पर सब विद्वत लोग बैठे हुए हैं। एक बात मैं और कहकर और आप पर छोड़कर सुझाव मैं मांग रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से केदारनाथ जी हैं वहां पर आवाजाही है, बद्रीनाथ जी है, माना वैली है, माना पास है, आवाजाही है, लेकिन जो हमारा बड़ा होती वाला बॉर्डर है यहाँ पर आवाजाही नहीं है। हम ऐसा कोई सुझाव हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से लोग बद्रीनाथ जाते हैं, जिस तरह से लोग केदारनाथ जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री या जागेश्वर बागेश्वर के धाम पे जाते हैं, नीति वैली में भी आगे तक, जितना आगे तक हो सके वहां पर ऐसा कौन सा ऐसा आकर्षण देशवासियों को दे सकते हैं कि आखिर आगे आगे तक, मैं तो कहता हूं कि बड़ा होती बॉर्डर तक हमारे पर्यटक जाएं, तो कैसे जा सकते हैं? एक तो उसके लिए मैं सुझाव चाहता हूं। हमने जो प्रयास किया है, हमने अभी एक उत्तराखंड स्टेट
मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना, ये जो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज वाले ब्लॉक्स हैं उसके लिए, जो वहां पर पलायन न हो और आगे तक लोग बढ़े, और एक मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना। ये हमने दो नई चीजें इस बार हमने किया, लेकिन नीति वैली में हमने सेना से मिलकर के और 1 लाख अखरोट के पेड़ पिछले साल वहां पर बांटे गए। जनरल रावत साहब से हमने बातचीत करके, और वहीं पर नर्सरी तैयार की गई, फ्री में पौधे दिए गए। पिथौरागढ़ और जो सीमांत हमारे ब्लॉक्स हैं वहां पर 1 लाख पौधे उनके द्वारा दिए गए। लेकिन एक वो तो आर्थिकी में सहयोग करेगा उन लोगों की, और अखरोट बहुत अच्छी क्वालिटी का अखरोट है, 4-5 साल में फल देना शुरू कर देगा। लेकिन वहां पर कोई आकर्षण हम दे सकें, उसके बारे में कोई आपको कोई सुझाव है तो सरकार तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। नमस्कार।